शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले बता दूँ कि आखिर में हमें पढ़ना क्या होता है इस टॉपिक में। नहीं, देखो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम। ये सब्स्टिट्यूट है ऑफ कूलम्स लॉ। एक तरह से कूलम्स लॉ का क्या है, ये सब्स्टिट्यूट। कुछ जगहों पे मतलब हम लगाते कुछ जगहों पे ही हैं, लग कहीं भी सकता है, लेकिन हम लगा जो पाते हैं वो कुछ जगहों पे है। यानी कहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह से यूनिफॉर्म है। ऐसी जगह पे हम लगा पाते हैं, एप्लीकेशन जब करते हैं तो लगाने के लिए कहीं भी लगेगा, ठीक है। और ये करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है, यानी रिलेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज जो भी हो जाए उससे जोड़ता है, सही। ये तो ये तो तुम्हारा है कि है क्या ये, यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उससे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जोड़ता है, ठीक। तो अब इसको पढ़ने के लिए हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें जो चाहिए, पहला चाहिए एरिया वेक्टर, यानी एरिया के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझना। दूसरा जो चाहिए वो चाहिए फ्लक्स को समझना। तीसरा जो चाहिए, फ्लक्स को समझने के लिए एक बीच में जरूरत पड़ेगी, फ्लक्स बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सॉलिड एंगल थोड़ा सा अगर पढ़ ले तो ठीक है। सॉलिड एंगल बिना उसके भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड एंगल पढ़ ले तो ठीक है। तब जाके फ्लक्स की जरूरत है, यहाँ पे नहीं, सॉलिड एंगल फिर फ्लक्स। फ्लक्स समझ लिया तो सारा चैप्टर यही है, फ्लक्स को समझना ही सारा चैप्टर। फ्लक्स को जब देखते हैं तो दो टाइप की चीज होती है। एक, फ्लक्स में दो टाइप मेन है। क्या, फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड फ्लक्स ड्यू टू, मतलब पॉइंट चार्ज मतलब सॉरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टाइप के फ्लक्स को हमें देखना पड़ता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम जानते हो, फ्लक्स किसके कारण देख सकते हो, पॉइंट चार्ज, इंटरनेट बोर्ड के लिए इंक्वायरी कर लिया, सॉरी, ठीक है। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस वॉल्यूम, सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम देखते हैं तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यही मेन है बच्चों। ये अगर समझ गए तो काम हो गया। और एक बार फ्लक्स देखना आ गया तो तुम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ जाओगे, सही। ये है सारा खेल, उसके बाद मतलब एप्लीकेशन काम। ठीक, आराम से आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तुम्हें इसके आगे स्टेटमेंट क्या कहता है, जो कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये सब ना समझ लें टॉपिक तब कोई मतलब नहीं है, फिर भी फ्लक्स बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस, ये गॉस थ्योरम है। जबकि हम फ्लक्स जो निकालेंगे वो तो अलग अलग केस के लिए निकालेंगे, ये उसमें एक केस है बस। तो फ्लक्स बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस will be equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface। तो एक है बाउंडेड टर्म और एक है चार्ज इनक्लोज। चार्ज के साथ इनक्लोज आ रहा है और फ्लक्स के साथ बाउंडेड आ रहा है, ठीक है ना। बाउंड मतलब एक तरह से उससे कनेक्टेड है, बंधा हुआ है सरफेस से। तो फ्लक्स बाउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस इनटू 1 upon epsilon naught, है ना। Charge outside of the enclosed surface does not influence net flux। फ्लक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा,
समझ गए? तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्या जीरो होगा? बाहरी फ्लक्स के कारण, बाहरी चार्ज के कारण किसी सरफेस से बाउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी, लेकिन फ्लक्स जीरो होगा, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतनी चली जाएगी। तो कोई बोले कि बाहर वाला चार्ज फ्लक्स ही पैदा नहीं करेगा, फ्लक्स पैदा करेगा, नेट फ्लक्स जीरो होगा। दोनों में अंतर समझो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और फिर निकल जाएगी बाहर अगर चार्ज है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स तो होगा लेकिन जितना प्लस होगा उतना ही माइनस, ऐसा होगा तो नेट जीरो। पक्का? इसको समझने के लिए हमें चाहिए एरिया, वेक्टर, सॉलिड एंगल, फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये सब पढ़ना है। एरिया वेक्टर में कुछ खास नहीं, ये सब पढ़ाया जा चुका है, तुम्हें पता है। तो प्लेन शेप जो है उनका एरिया, भाई उनका तो तुम्हें पता है, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट रेक्टेंगल, पता है ना? लेकिन ये किस फॉर्म में पता है? जब बेस पता हो और हाइट पता हो, है ना? अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तब क्या होगा? तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, वेक्टर, और इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? ट्रायंगल का एरिया। तो होगा ए क्रॉस बी का मॉड बाई 2, या ए क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ए क्रॉस बी बाई 2, सही ना? और अगर पैरेललोग्राम का चाहिए तो डबल कर दो भाई, जितना ये उतना ये, तब तो डबल हो जाएगा। हाँ, समझ गए? एक तो ये हो गया। एरिया वेक्टर किधर है? अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर जो आएगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, यही ना? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, ये लिखा है, सही है? अब इसमें अगर मुझे ये वेक्टर ए दिया, ये वेक्टर बी दिया, तो ए क्रॉस बी डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन कभी कभी वेक्टर देने के बजाय पोजीशन वेक्टर देता है। क्या देता है? तो फिर वही काम करना है, ये वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा? a माइनस सी। कैसे निकलता है वेक्टर? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो a माइनस सी से क्या निकल गया? ये वाला वेक्टर। और b माइनस सी से क्या निकल गया? ये वाला वेक्टर निकल गया। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों ना निकल गया, सही? अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो ये देखो AC, CA लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा था, और BC चलेगा, लेकिन AC क्रॉस BC, ये हमारा वेक्टर है। तो AC क्रॉस BC की जगह ये क्रॉस ये लिखते तो ज्यादा अच्छा समझ में आता, लेकिन मैंने ऐसा लिख दिया, पता नहीं, सही ना? कोई दिक्कत? तो ये देखो CA निकालने के लिए CA तो A माइनस सी, CB तो B माइनस सी, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखना जरा, ये देखो AB BC CA, देखो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, दो दो का प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों? तो ये आसानी से अगर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये याद रखो। वापस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं भाई? अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आता है? एरिया वेक्टर आ जाता है, खत्म। अगर पॉइंट दिया है तो AB AC वेक्टर निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, और ऐसा करने से कैसा आता है? पोजीशन वेक्टर है, ABC पोजीशन वेक्टर है, तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A बाई 2, मतलब बाई 2, समझा पाया? ट्रायंगल का पैरेललोग्राम करेगा तो हट जाएगा 1/2, समझ गए ना? कोई दिक्कत? पैरेललोग्राम का करने के लिए हाफ हटा दो, ये भी पैरेललोग्राम का करने के लिए हाफ हटा दो, वही सेम है, AB B माइनस A, AC C माइनस A करके कर दो। और डायगोनल का अगर आता है, क्या ये डायगोनल छठा, अगर एक डायगोनल D1 है वेक्टर और दूसरा डायगोनल D2 है वेक्टर, तो D1 क्रॉस D2 बाई 2 से क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल नहीं, सुना क्या? एरिया ऑफ क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके बाई 2 करने से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, रट लेना। और बाई 4 करने से नहीं, पैरेललोग्राम ही याद रखो बस, ठीक है, क्योंकि डायगोनल से ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। समझ गए? याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, D1 क्रॉस D2 बाई 2 करने से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करने से। तो कुल मिला के अगर मैं इस पूरे को एक वर्ड में बोलूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ये वही, बस मुझे याद दिलाना है दोबारा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े?
ये तो प्लेन सरफेस का है। लेकिन किसी कर्व सरफेस का हम कैसे देखेंगे? तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी जो एरिया वेक्टर है वो क्या कैसे काम करती है? सरफेस। हाँ भाई एरिया वेक्टर, तो वेक्टर में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर प्लेन सरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं, पाई स्क्वायर है ना, और डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा, प्लेन सरफेस है। लेकिन कर्व सरफेस है तो दिक्कत होगी। एरिया हम भले ही मैग्नीट्यूड ले ले 2 पाई आर एच या 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का ले ले, लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। इसका मतलब कि हम एक वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट, तो फिर कैसे लिखना पड़ेगा? छोटा टुकड़ा उसका वेक्टर, एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसका वेक्टर, छोटा सा टुकड़ा लिया उसका वेक्टर, तो डीए करके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डीए वेक्टर ऐसा याद रहेगा। यानी ये हम एक सिंगल वैल्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे में कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, छोटा सा टुकड़ा उसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन याद रहेगा। कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? कोई दिक्कत? देख लो आराम से, सोच लो, कोई दिक्कत है तो। प्लेन सरफेस है तो मैग्नीट्यूड पता है, जैसे सर्किल है पाई आर स्क्वायर, एरिया परपेंडिकुलर, काम खत्म। लेकिन कर्व सरफेस है, पूरा एरिया तो पता है 4 पाई आर स्क्वायर पता है ना, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता है? डायरेक्शन तो चार तरफ है ना, तो फिर ऐसे में हम ये एक वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा हमें? एक छोटा टुकड़ा उसका वेक्टर, एक छोटा टुकड़ा उसका वेक्टर। समझ गए? बोलो बच्चों। ऐसे ही ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन ऊपर वाला तरीके से, ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट करता हुआ एक पॉइंट ले लिया और उनको जोड़ के एक ट्रायंगल बनाया, उसका एरिया चाहिए। तो उसका एरिया चाहिए तो क्या होगा? ये मान लो 2,0,0 पे कट करता है, यानी 2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे 3 डिस्टेंस पे और यहाँ पे 4 डिस्टेंस पे कट करता है। तो ये क्वाड्रेंट हो गया 2 0 0 0 3 0 0 0 4 एक्स वाई जेड। कोई प्रॉब्लम? तो अगर मुझे एरिया चाहिए तो क्या करूंगा? ऊपर क्या बताया था, ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? ये भी पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर से पहले वेक्टर निकालते हैं ना, तो पहले हम सी ए निकालें और सी बी निकालें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। तो सी ए कैसे निकलेगा? ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर, ए का क्या है 2i, बाकी सब तो जीरो है। इसका क्या है 4j, तो 2i माइनस 4j। मैंने ए बी निकाल लिया, कोई दिक्कत, 4k के 4 मैंने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पहले ए बी निकाला। चलो ए बी क्या है? ए बी बी माइनस ए बी क्या है? तो बी क्या है? 3j 2i। फिर ए सी क्या है? 4k, पक्का? अच्छा, इसमें i और j है तो k क्या है? 0। इसमें k और i है तो j क्या है? पक्का ना? अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुम्हें आता है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी आएगा ना, तो हाफ ए बी आई जे के लिख दो। क्या लिख दो? ये ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, याद है सबको, आई जे के लिख दो। पहला इसका आई कितना है? -2, जे कितना है और के कितना है? इसका आई कितना है, जे कहाँ है, के कितना है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट लिखना तुम्हें आता है। तो एरिया निकालना आता है तुमको? मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डेप्थ में, इतना नहीं सोचना है। सॉलिड एंगल के बारे में ऐसे याद रखो, सॉलिड एंगल जैसे प्लेन एंगल, सुनना एक लाइन बात करूंगा, जैसे प्लेन एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ का जो टोटल प्लेन एंगल है वो 2 पाई होता है। कितना होता है? रेडियन। ऐसे ही एक पॉइंट के चारों तरफ का टोटल सॉलिड एंगल 3D में 4 पाई स्टे रेडियन होता है। खत्म? लेकिन देखने का तरीका दोनों में अलग है, एक में हम प्लेन में देखते हैं और एक में हम 3D में देखते हैं, है ना? तो प्लेन में अगर तुम्हें पता है कि पॉइंट के चारों तरफ का टोटल एंगल 2 पाई है, तो एक 1/4 टुकड़ा कितना एंगल सबटेंड करेगा? पॉइंट के चारों तरफ का टोटल कितना है? 2 पाई, तो 1/4 टुकड़ा कितना करेगा? 90, जो डिग्री बोल रहे हो, तो 2 पाई बाई 4। क्या किया तुमने? यूनिटरी मेथड। क्या लगाया? पूरा मिल के 2 पाई, तो ये 1/4 कितना होगा? 2 पाई बाई 4। आधा कितना होगा? 2 पाई बाई 2। 6 टुकड़े कर दे तो कितना होगा? 2 पाई बाई 6। इस तरह से क्या लगाया हमने? यूनिटरी मेथड। याद रहेगा? एग्जैक्टली ऐसा ही यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे, लेकिन अच्छे लेवल पे दिमाग लगा के। तो अगर ये एक क्यूबिकल बॉक्स है जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, अगर सारे
सारे दरवाजे बंद हैं, सब बंद है, तो सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल यानी वो पॉइंट चारों से कवर्ड है ना, सारे वॉल्स कवर करके रखे ना, कितना होगा 4 पाई स्टे रेडियन। तो छेओ फेस क्या इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है? हाँ, अगर ये स्क्वायर क्यूब है, क्या है? तो छेओ फेस इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो छह फेस मिलके कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? 4 पाई। कितना कर रहे हैं? तो एक कितना करेगा? 4 पाई बाई 6। दो कितना करेगा? 4 पाई बाई 6 इंटू 2। तीन कितना करेगा? 4 पाई बाई 6 इंटू 3। इस तरह सॉलिड एंगल मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्या मिल जाएगा इस तरह से? तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए कॉमन सेंस जरूरी है और सिमेट्री जरूरी है। क्या जरूरी है? सिमेट्री। सिमेट्री कैसे जरूरी है बताना। ईंट दिमाग में है, ईंट, एक ईंट का एक कॉर्नर पकड़ लो, तुम्हें उसको पूरा ढकने के लिए कितने ईंट लगाने पड़ेंगे कि चारों से ढक जाए वो? एक ईंट के को पूरा तरह से कॉर्नर पूरा ढक जाए, इसके लिए कितना ईंट लगाना पड़ेगा? 4। जैसे एक ईंट का कॉर्नर है ना, तो तुम कैसे लगाओगे? एक इधर लगाओगे, एक ऊपर लगाओगे और एक इधर लगाओगे। ये तो आधा ही ढका ना, इधर से तो दिख रहा है ना तुम्हें। 4 और लगाना पड़ेगा ना उधर, नहीं सुनाई दे रहा है? अरे एक ईंट है कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ढकने के लिए इधर तो ढका ही है, मान लो इधर एक लगाना पड़ेगा तो नीचे ढक गया, ऊपर इधर। 4 लगाओगे तो आधा ढकेगा ना, अभी आधा तो दिख रहा है ना उधर से, तो 4 और लगाओगे। यानी एक ईंट को ढकने के लिए कितना? अरे एक कॉर्नर को ढकने के लिए 8 ईंट। इसका मतलब उस कॉर्नर पे, सुनो, उस कॉर्नर पे 8 ईंट मिलके पूरा ढक रहा है। तो पूरा ढक रहे तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? पूरा ढक रहे तो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं? 4 पाई स्टे रेडियन। सोचो, यानी समझ गए? बोलो बच्चों, तो एक ईंट कितना करेगा? एक ईंट आराम से आराम से आराम से, तुम ईंट देख रहे हो, एक रख दिया ईंट कॉर्नर पे, बोलो। तो एक ईंट का कॉर्नर देख लिया, इधर रख दिया तो थोड़ा सा ढक गया, ऊपर नीचे इधर साइड कर दिया, तो 1 2 3 4, 4 ईंट रखने पे आधा ढका ना, ऐसे 4 ईंट और रखोगे तो आधा ढकेगा, और जब पूरा ढक जाएगा चारों तरफ से तो हम कहेंगे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 4 पाई। तो एक ईंट कितना कर रहा है? 4 पाई बाई 8। कितना कर रहा है? यही तो बोल रहा हूँ, 4 पाई बाई। अब ये ईंट है और ये उसका कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर पे ये ईंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 4 पाई बाई 8, यानी पाई बाई 2। नहीं समझे? समझे? ऐसे। अच्छा, एक ईंट के फेस पे, एक ईंट के फेस पे, फेस है ना, उसके बीच में एक पॉइंट है, उसको ढकने के लिए कितना ईंट रखना पड़ेगा? कॉर्नर पे नहीं, फेस पे। ईंट है, ईंट, बोलो बच्चों। मान लो ये ईंट है, ये ईंट है, इसके फेस को यहाँ पे ढकने के लिए कितना ईंट रखना पड़ेगा? एक और रख दोगे तो हो जाएगा। तो दोनों मिलकर पूरा ढक लेंगे ना, तो एक कितना? 4 पाई बाई 2, 2 पाई। अरे बोलो, और एच पे है तो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे एच पे है, तो एच पे एक है, एक और रखोगे, फिर ऊपर भी 2 रखोगे, तब ढकेगा ना, तब 4 पाई होगा। तो 4 मिलके 4 पाई, तो एक कितना? पाई। अरे मेरी बात समझा पा रहा हूँ? बोलो बच्चों, यही सॉलिड एंगल है। फिर से सुनो, अब सुनो, ये बॉक्स है, इसके सेंटर पे जब एक पॉइंट लिया तो चादर से ढका है, तो कितना सॉलिड एंगल? 4 पाई। अब इस पॉइंट को उठा के फेस पे रख दिया, फेस पे, तो फेस पे जब रखा है तो उसको ढकने के लिए कितना चाहिए? एक और उधर चाहिए, तो दोनों मिलके 4 पाई, तो एक कितना? यानी ये वाला उस पे कितना सबटेंड करेगा? अब कॉर्नर पे चले जाओ, एज पे, कॉर्नर नहीं एज पे, एज पे जाओगे तो एज पे ढकने के लिए हमें 4 ऐसा चाहिए, एक कमरा, बगल में कमरा, ऊपर कमरा, उसके बगल में, तब चादर से ढकेगा। तो 4 4 मिलके 4 पाई, तो ये कितना? पाई। अब कॉर्नर पे चले जाओ, तब कितना चले? 8 चाहिए, तो 4 पाई बाई 8। सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, अब सुनना, काम खत्म। लास्ट एक पॉइंट, 2 पॉइंट लास्ट। उस कॉर्नर पे ये पूरा कमरा मिलके कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 4 पाई बाई 8, पाई बाई 2, क्योंकि 8 लोग मिलके ढक रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ना, कि 8 लोग मिलके 4 पाई, तो एक 4 पाई बाई 8। समझा पाए हो क्या? अब सुन आराम से, ये एक सॉलिड एंगल होता क्या ऐसे, प्लेन एंगल ऐसे होता है ना, ध्यान से इधर देखो, सॉलिड एंगल क्या है, ये देख रहे हो सॉलिड एंगल? तो ये पॉइंट है। प्लेन एंगल तो हमेशा एक प्लेन में देखा जाता है ना, लेकिन सॉलिड एंगल सॉलिड में देखा जाता है, जब चारों तरफ से कवर्ड है, चारों तरफ से एकदम कवर्ड है,
बजाय आधा कवर्ड है तो 2 पाई, 1/4 कवर्ड है तो पाई एंड सो ऑन, है ना। तो क्या देख रहा है, समझ में आ रहा है? ओके ओके, आराम से। तो अगर ये पॉइंट है तो इसका ये जो डिस्क है वो इसका कितना पार्ट कवर करके रखा है, ये वाला पार्ट कवर करके रखा है, देख रहे हो क्या तुम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो सॉलिड एंगल देखने का तरीका है कि वो पॉइंट का पूरे चार्ट के रीजन का कितना पार्ट कवर्ड है। सुनाई दिया? जैसे ये हेमिस्फीयर है, इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लिया टॉप पे, तो ये जो सामने फ्रंट ये पार्ट है वो कितना इसका पार्ट कवर करेगा, तो ये वाला पार्ट कवर है ना, ये वाला। बोलो बच्चों, कवर्ड पार्ट समझ में आ रहा है? तो उसके चारों तरफ के रीजन का कितना पार्ट कवर्ड है, दैट इज सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। याद रहेगा? बोलो बोलो। तो अब बताओ, मान लो मैं कहता हूं ये कागज, ठीक, ये कागज इस पॉइंट पे, कि सामने के पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना, ऐसे कर रहा है ना। तो उस पॉइंट का एक रीजन कवर्ड है ना, अंदर का रीजन कवर्ड है ना। बोलो बच्चों, जरा उसको पॉइंट को इधर ले जाओ, तो क्या उतना ही रीजन कवर्ड रहेगा या कुछ कम कवर्ड रहेगा? पहले यहाँ पे कवर्ड था ना ऐसे। बोलो बच्चों, 3D दिख रहा है ये? अच्छा देखो, पहले ऐसे कवर्ड था ना, ये रीजन, ये मान लो इतना कवर्ड था, है ना। अब थोड़ा साइड कर लो उसको, क्या उतना ही कवर्ड है रीजन? अब 0 कवर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कागज है वो सामने जब रखोगे तो सबसे ज्यादा एंगल कवर करेगा, लेकिन अगर पॉइंट इधर देखो तो वही एंगल कम कवर करेगा, और एकदम यहाँ पे कर दोगे तो कोई एंगल ही कवर नहीं करेगा, क्योंकि कवर कौन करता है, फ्रंट एरिया। कौन कवर करता है? और यहाँ पे रखो तो एरिया क्या हो गया, फ्रंट एरिया 0, तो कवर कौन कर रहा है, कोई नहीं। मेरी बात समझ में आई? अब बताओ, ये बॉक्स है, ये कॉर्नर है, ये दीवार उस कॉर्नर का कितना रीजन कवर कर रहा है, ये दीवार उसका कितना रीजन कवर कर रहा है, 0, क्योंकि उसी के प्लेन में है कि नहीं। तो भाई ये पॉइंट इस पे, ये इस पे सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा, इस पे नहीं कर रहा, तो कम कर रहा है, और यहाँ पे आके तो कर ही नहीं रहा। यानी एक प्लेन अपने ही, एक दीवार अपने ही प्लेन में किसी जगह पे सॉलिड एंगल सबटेंड नहीं कर सकती, अरे है ना, क्योंकि वो कोई रीजन कवर ही नहीं कर रही उस पॉइंट का। सुनाई दे रहा है क्या? बोलो बच्चों। तो जितना बता रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, काम खत्म करो। तो वो पॉइंट, कॉर्नर, ये फेस, उस पर कोई सॉलिड एंगल सबटेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसी के प्लेन में है। ये भी पॉइंट कोई सॉलिड एंगल सबटेंड नहीं कर रहा क्योंकि अगेन उसके प्लेन में है, और ये भी नहीं कवर कर रहा। तो उस कॉर्नर से लगे हुए 3 एडजेसेंट फेसेस, कैसा फेसेस, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, 0। टोटल सॉलिड एंगल कितना था, π/2। कितना था? जिसमें से ये 3 सबटेंड नहीं कर रहे हैं। सुनाई दिया? टोटल कितना था, π/2, और π/2 में ये 3 सबटेंड, तो फिर कौन कर रहा है, बाकी 3, है ना। और अगर ये क्यूब है तो ये तीनों सिमेट्रिक होंगे, क्या होंगे, तो उस पे ये 3 फ्रंट फेस मिलके π/2, तो एक कितना, π/6, यानी कॉर्नर पे एक फ्रंट फेस π/6 सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, याद रहेगा। और 3 एडजेसेंट वाले कितना सबटेंड करते हैं, 0। बस इतना याद रहेगा। तो चलो काम खत्म करते हैं। हमें क्या याद रखना है, एक बॉक्स के सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल है 4π, एक फेस का है 4π/6, याद रहेगा। फेस पे 2π, एज पे पाई, कॉर्नर पे π/2, कॉर्नर पे 3 एडजेसेंट फेस 0, कॉर्नर पे 3 फ्रंट फेस π/2, और एक फ्रंट फेस, खत्म। याद रहेगा, कर लोगे बच्चों। बाकी भी कुछ है, ये तुम्हारे काम का नहीं, थोड़ा ज्यादा इंजीनियरिंग वालों के लिए, लेकिन ऐसा जैसे एक ट्यूब है, हेक्सागोनल पाइप है, कैसा पाइप है, इनफाइनाइट लेंथ का, कितने लेंथ का, तो उसके बीच में अगर कोई पॉइंट ले लो, बीचों बीच एक्सिस पे, तो एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो वो एक्सिस पे जो इनफाइनाइट है तो चारों से कवर्ड दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो टोटल कितना एंगल सबटेंड होगा, 4π। तो एक फेस कितना करेगा, 4π/6, क्योंकि 6 फेसेस है ना हेक्सागन में। ऐसे ट्रायंगुलर पाइप है तो 4π/3, रेक्टेंगुलर है तो 4π/2,
4 यही तो एंगल सबटेंड करेगा। इनफाइनाइट है पाइप तो, बोलो बच्चों कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। और एक एंड पे है तो आधा हो जाएगा। मान लो ये पाइप के इनफाइनाइट पाइप नहीं है, इनफाइनाइट तो है लेकिन एक तरफ और हम इस एंड पे है, तो फिर आधा खुला है आधा भरा हुआ है, तो आधा कितना है 2 पाई, और बाकी सब मिलके इक्वल कर रहे हैं, तो अगर हेक्सागन तो 2 पाई बाई 6, स्क्वायर तो 2 पाई बाई 4 है ना। यानी पूरा अगर है तो इनफाइनाइट है तो 2 पाई 4 पाई, लेकिन आधा है तो 2 पाई, और वो फिर बटेगा इक्वली। मैं समझता हूँ काफी ज्यादा हो गया ना, बोलो बच्चों। अच्छा, कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज, ये कोई जरूरी नहीं कि ये कमरा ही हो, कैसा भी क्लोज सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा दबा हुआ स्फीयर कुछ भी, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट लेते हैं अंदर, तो वो चादर से कवर्ड ही होगा ना, चाहे टेढ़ा हो मेढ़ा हो कैसा भी हो, चादर से कवर्ड तो होगा ना। और जब चादर से कवर्ड होगा तो कितना सॉलिड एंगल, यानी ये इस शेप पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है कि पॉइंट का कितना पार्ट कवर्ड है। यानी बहुत सारे बच्चे सॉलिड एंगल को किससे देखने लगते हैं, शेप से। हमें शेप से नहीं देखना है, किससे देखना है, कवर्ड पार्ट कितना है, पॉइंट के चादर का कवर्ड पार्ट कितना है। कुछ फायदा होगा बच्चों, तुम समझ रहे हो ना, इसमें मेहनत लग रही है रिवीजन कराने में। मेहनत कब लगती है किसी चीज में, मेहनत कब लगती है, जब हमारा मन ना करे और हमें करना पड़े तो मेहनत लगती है। हमारा मन करे और हम करें तो मेहनत नहीं लगती। मेरी क्लास अगर पहली बार पढ़ाता हूँ तो मुझे मेहनत नहीं लगती, बड़ा मजा आता है, एकदम फील ही नहीं होता, उसमें लगता है कि सब सिखा दो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन अंदर से उठ रहा है, सबको फायदा भी हो रहा है क्या, कुछ फायदा होगा क्या, ऐसा तो नहीं कि मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बार बार, इसलिए मेहनत लग रही है। समझ में आया, अंदर से क्वेश्चन, मतलब दिमाग वैसा काम नहीं कर रहा है, अंदर से फील कैसा आ रहा है कि कुछ फायदा भी होगा क्या इसका, समझ गए। तो जब ऐसा हो कि आधे मन से कोई काम करता तो मेहनत लगती है। और अभी मैं आधे मन से काम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह तो रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है उतना, तो मैं पूरे मन से काम कर नहीं सकता, सही। और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को कितना फायदा हो रहा है उसका। अगर तुम, मुझे पता होता कि सबको, जितने बैठे हैं सबको जबरदस्त फायदा हो रहा है, या अच्छा मेहनत कर रहे हैं, फायदा उठा रहे बच्चे, तो फिर मन लग जाएगा, फिर लगेगा कि चलो किसी का तो फायदा होगा। समझ में आया बच्चों। एक तो वो लड़की बीमार पड़ गई, नहीं आ रही, जिसके लिए क्लास हुई थी, सही ना। चलो ठीक है, फिलहाल क्लियर हो गया सबको ये। तो क्या क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, एरिया पता चल गया और सॉलिड एंगल पता चल गया, दो चीज हो गई। अच्छा, अब आता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। यहाँ पे हम फ्लक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, हीट फ्लक्स, ह्यूमन फ्लक्स, वाटर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत सारे टर्म्स हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हीट फ्लक्स बहुत ज्यादा है, यानी लू चल रही है, समझे, दरवाजा खोलते ही लू चली आई घर में, मतलब समझ गए, गर्म हवा चली आ रही है, क्या क्या बोलेंगे टेक्निकल वर्ड में, हीट फ्लक्स बहुत ज्यादा है। तो गिवन एरिया से कितना हीट चली आ रही है, दैट इज हीट फ्लक्स। गिवन एरिया से कितना पानी फ्लो हो रहा है, चला आ रहा है, वाटर फ्लक्स, सही है। लोग पिकनिक मनाने गए थे, वाटर फ्लक्स बहुत तेजी से बढ़ गया, बह गए, होता है ना बहुत सारे, कहीं पे खुल जाता है कुछ डैम, वाटर फ्लक्स। ह्यूमन फ्लक्स, बहुत कुंभ में बहुत वाटर फ्लक्स, मतलब ह्यूमन फ्लक्स, समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, मतलब ज्यादा पास करे तो ज्यादा फ्लक्स है। तो फ्लक्स का मतलब क्वांटिटी पासिंग थ्रू गिवन एरिया, दैट इज फ्लक्स। क्लियर। अब देखो, तो फील्ड तो यहीं से हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब ज्यादा फ्लक्स, ये फील्ड तो यहीं से कर लो। अब ये बात आती है कि हम इसको मेजर कैसे करें। ये तो क्वालिटेटिव हो गया ना, क्या हो गया कि भाई ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस तो ज्यादा फ्लक्स, लेकिन क्वांटिटेटिव में अगर जाए, क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू कितनी, ज्यादा फ्लक्स ठीक है लेकिन कितनी, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्या कहते हैं, उसमें मैं वो बात करने का तरीका होता है, मतलब समझ गए ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बात करने का तरीका, साइंस के जगह पे डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड। तो क्वालिटेटिव मतलब जब हम ऐसे बात करते हैं बिना किसी मेजरमेंट के एक तरह से, और क्वांटिटेटिव मतलब विथ मेजरमेंट्स, समझ गए। तो क्वालिटेटिव में जब ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस मतलब ज्यादा फ्लक्स। अब क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं, तो क्वांटिटेटिव में अगर फ्लक्स देखना है तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू,
और पॉइंट चार्ज में किसी ओपन सरफेस से, कोई ओपन सरफेस और बगल में चार्ज रखा है, या क्लोज सरफेस है उसके अंदर या बाहर चार्ज रखा है। ओपन सरफेस के बगल में चार्ज रखा है, क्लोज सरफेस के अंदर या बाहर चार्ज रखा है। और ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड में दो होता है, एक कांस्टेंट फील्ड और एक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो तो ओपन सरफेस कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज किसी से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी, क्या निकलेगी, उस सामने वाले फेस को कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस उसके क्रॉस पास कर जाएगी, दैट इज फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट। ये अगेन क्वालिटेटिव हो गया, क्या हो गया, फील कर। लेकिन क्वांटिटेटिव कितना, तो कितना इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनटू छोटा सा एरिया ले लिया dr इनटू दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो यही तो फ्लक्स होता है छोटा सा E इनटू d इनटू cos थीटा। E की वैल्यू थी q by r स्क्वायर, q कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये dA cos थीटा पर r स्क्वायर सॉलिड एंगल कहलाता है, याद कर लो। मैंने ऊपर बताया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम्हारे में उतना नहीं चाहिए। तो ये सॉलिड एंगल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें फ्लक्स जब किसी पॉइंट चार्ज के कारण देखना है, किसी सरफेस से बाउंडेड फ्लक्स, तो K इंटू क्यू इंटू सॉलिड एंगल खत्म। बोलो बच्चों समझ में आया? जैसे ये बॉक्स है, सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, तो एक फेस से फ्लक्स बताओ, एक फेस से, तो K क्यू इसका सॉलिड एंगल, तो पूरा कितना था, A का कितना है इंटू के क्यू, हो गया फ्लक्स इससे बाउंडेड, काम खत्म। के क्यू सॉलिड एंगल अभी हमने पढ़ा, दो फेज से इंटू टू, तीन फेज से इंटू थ्री, टोटल 4 पाई, के क्यू इंटू 4 पाई। सुनाई दिया? तो ये है तुम्हारा फ्लक्स। निकाल लोगे पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो क्वालिटेटिव बता पाओगे, क्या बता पाओगे, क्वांटिटेटिव बताओगे तो क्या पता होना चाहिए, सॉलिड एंगल पता होना चाहिए, याद रहेगा। या कॉमन सेंस लगा सकते हो, कैसे कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे ये कमरा है, इसमें एक पॉइंट चार्ज सेंटर में रख दिया, तो बच्चों सेंटर में पॉइंट चार्ज रख दिया, तो टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज इंक्लोज है कितना, क्यू, कितना टोटल चार्ज इंक्लोज है, क्यू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक फेस से कर रहे हैं, तो छह फेस मिलके क्यू चार्ज इंक्लोज कर रहा है, छह फेस मिलके क्यू चार्ज इंक्लोज किया है, तो एक फेस कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, क्यू बाय 6 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया फ्लक्स। भाई हमने शुरू में ही पढ़ा ना, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो छह फेस मिलके स्क्वायर है, तो छह फेस मिलके क्यू चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स इंक्लोज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। लेकिन अब एक फेस है तो 1/6, याद रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी या तो हम गॉस थ्योरम का यूज कर लें, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए करेंगे, ओपन के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ओपन के लिए क्लोज का यूज करके ओपन का भी निकलवा लेता है। जैसे कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं तो बता देता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दूर हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है कि एक यहाँ पे प्लेट है ए लेंथ एंड विड्थ का, और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया क्यू। अब ये ओपन सरफेस है कि क्लोज, क्लोज है, ओपन है, क्या है ये, और ओपन सरफेस का एक प्लेट कितना फ्लक्स सबटेंड करेगा नहीं पता, तो दिक्कत है ना, पता है लेकिन अभी नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़ा ना एक फेस कितना सबटेंड करेगा, है कि नहीं। लेकिन तब ना जब हमें पता चले कि अरे ये तो क्या है, ये क्यू है, बस दिमाग से ये निकल जाता है, देखो अब क्यू बन गया, अब उसका एक फेस है, काम खत्म। लेकिन उस समय तो नहीं पता था, यही दिक्कत है। अगर हम बता पाए, हम फील कर पाए, अरे अरे ये तो 6 फेस में से एक फेस दिया है, बाकी तो गैप करके कंफ्यूज किया है, तो बता दोगे 6 मिल के 4 पाई, तो एक कितना 4 पाई 6, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, वो ऐसा देता है कि तुम समझ नहीं पाओगे,
समझ गए? मैं कहूँ इनफाइनाइट प्लेट है, कैसा प्लेट है? ए साइड का, और कोई पॉइंट जो यहाँ पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, पे चार्ज क्यों रखा, और ये इनफाइनाइट प्लेट है, कैसा प्लेट है? से बाउंडेड फ्लक्स बताओ, कैसा प्लेट है ये? इनफाइनाइट प्लेट। और उस प्लेट से ऊपर जाके एक पॉइंट ले लिया जहां पे क्यू चार्ज रख दिया, और ये दोनों फेसेस वहां पे कितना एंगल सबटेंड करें? 60। तो बताओ फ्लक्स कितना? नहीं, ये प्लेट है, प्लेट। तो ऐसे ऐसे अगर मैं 6 प्लेट लगा दूं तो क्या हो जाएगा? हेक्सागन बन जाएगा। थोड़ा गड़बड़ बन गया, देख लेना, वो टेढ़ा हो गया ना। हेक्सागन बन जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, तो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हेक्सागन पाइप है, इनफाइनाइट पाइप, उसका केवल एक फेस दिया है। क्या दिया है? बेवकूफ बना दिया। 6 देता तो तुम कर लेते, अरे चाहते तो कवर्ड है, लेकिन एक फेस दे दिया, और एक फेस भी बताया नहीं कि हेक्सागन के पाइप के एक फेस की बात कर रहा है, तब तो फील ही आ जाता, दिख जाता ना। अब डायरेक्ट एक प्लेट बना के बस ऊपर रख दिया कि 60 है, ये 60 है, तो इसका मतलब कि सब के सब 60 बनाएंगे ना बच्चों? तो सब 60 बनाएंगे मतलब हेक्सागन होगा कि नहीं? तो हेक्सागन पाइप है और हम सेंटर पे कहीं रख रहे हैं, तो कितना सॉलिड एंगल? 4 पाई। तो एक का कितना? 4 पाई। तो वो क्या करता है? बेवकूफ बनाता है। क्या बनाता है? बेवकूफ, इमेजिन नहीं करने देता, ऐसा बनाता है कि तुम इमेजिन नहीं कर पाओ। लेकिन अगर तुम जानते हो कि तुम्हें फ्लक्स निकालना आता ही है, तो तुम जबरदस्ती कोशिश करोगे, फिर इमेजिन हो जाएगा। 100% बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में? 100% बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें फ्लक्स तो आता है, तुम्हारा गॉस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% में कॉन्फिडेंट हो, तब तुम जबरदस्ती सोचने की कोशिश करोगे, और तब जैसे ही सोचने की कोशिश करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ये पक्का है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं ऐसा है कि तुम्हें फ्लक्स नहीं आता, तुम्हें गॉस थ्योरम नहीं आता, वैसे ही कोई नया क्वेश्चन देखोगे, कुछ अजीब देखोगे, तो तुम्हें क्या लग जाएगा? अरे यार मुझे तो नहीं आता, वो छोड़ के चल दोगे। ध्यान दो बच्चों, ये सारा खेल किसका है? हमारे जिद का है। और हमारे दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, जिद करते तो वो इन्फॉर्मेशन निकलती है, जिद नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुनाई दिया? कर लोगे? तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। तो पॉइंट चार्ज का ओपन सरफेस से हो जाएगा। और पूछ लो, अगेन एक प्लेट है और ये एंगल 72 है, पेंटागन, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 1/5। सुना? दिमाग चल जाएगा। अगर एक प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट, और ये एंगल 90 सबटेंड कर रहा है, स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन। तो समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट क्या है पता है? यूनिटरी एंड सिमेट्री। यूनिटरी एंड, मैंने कहीं लिखा होगा, ये पूरा चैप्टर ही, ये पूरा टॉपिक ही, ये देखो, सॉलिड एंगल यूनिटरी मेथड पर वर्क करता है। इसके लिए सिमेट्री देखकर अप्लाई करो, यही लिखा है। किसमें? कहाँ लिखा है वो? गीता पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े हो? गीता में लिखा है वो। विश्वास नहीं हो रहा है? पढ़ के देख लेना, मिल जाएगा। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर, श्लोक नंबर याद करो, उसको खत्म करो, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल हमेशा यूनिटरी मेथड एंड सिमेट्री पे। तो सिमेट्री देखो, अभी हमने क्या किया? एक प्लेट है जो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो हमने इससे सिमेट्री लगा कि ये 90 है, तो 4 90 जोड़ देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, और 4 मिलके Q पर एप्सिलॉन, तो एक कितना? 1/4। तो क्या किया? पहले सिमेट्री देखा और फिर यूनिटरी लगा दिया। ऐसे पेंटागन का, ऐसे हेक्सागन का कर क्या रहे हम लोग? ऐसे इसका, अभी ये बॉक्स वाला बताया था कि एक प्लेट ऐसा है, ऐसे ऐसे 6 प्लेट मिलके Q पर एप्सिलॉन, तो एक प्लेट 1/6। तो ये कर क्या रहे हैं? सिमेट्री और फिर यूनिटरी। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल के हिसाब से क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये इस चैप्टर के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो IIT मेन सब में इसी लाइन पे आता है। सिमेट्री देख के यूनिटरी लगाओ, याद रहेगा? तो फ्लक्स हो गया ये, नहीं ये ओपन सरफेस हो गया है ना? कैसे कैसे हो गया? ओपन। क्लोज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्लोज है तो सॉलिड एंगल 4 पाई हो ही जाएगा, तो K इंटू Q इंटू 4 पाई सॉलिड एंगल। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, KQ इंटू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा कितना होता है? लेकिन K खुद क्या होता है बच्चों? और 4 पाई से 4 पाई बचा कौन? यही तो चैप्टर है। इसका मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर कहीं चार्ज है तो सॉलिड एंगल 4 पाई होता है, उस कंडीशन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स होता है, जो कि हम गॉस थ्योरम में पढ़ते हैं। गॉस थ्योरम यही तो स्टेटमेंट है।
यानी गॉस थ्योरम फ्लक्स के इस एक केस के बारे में बताता है, तो बाकी सब की बजाय इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये भी मैंने बताया था, हेक्सागन, पेंटागन और ये सब जितने, क्योंकि ये तो क्लोज सरफेस है ना, और एक फेस का पूछेगा, यानी वो इसमें क्वेश्चन बनाएगा तो यूनिटरी और सिमेट्री का यूज करके बनाएगा पक्का। सुनाई दिया? लेकिन अगर कोई पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट क्या है, तब यूनिटरी और सिमेट्री का काम बाहर है, तो जीरो हो जाएगा। भाई कोई भी सरफेस अगर बाहर है, देखो तो फ्रंट पार्ट जितना एंगल सबटेंड करेगा, बैक पार्ट उतना ही एंगल माइनस में सबटेंड करेगा। फिर से फ्रंट पार्ट अगर सॉलिड एंगल इधर सबटेंड कर रहा है, तो बैक पार्ट उधर, एरिया वेक्टर उधर होगा, तो ये अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, और वैल्यू में उतना ही होगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कोई क्लोज सरफेस किसी बाहर के पॉइंट पे नेट फ्लक्स जीरो सबटेंड करता है। कोई प्रॉब्लम? कर ले जाओगे? तो ये सब हेक्सागन ऑक्सागन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये तो बच्चों वाला केस है भाई। यूनिफॉर्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा इसको जानने के लिए E इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, खत्म। E इनटू और प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से टॉर्च मारो और दीवार पे जो इमेज बनेगी दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। तो जैसे एक हेमिस्फीयर है ऐसे रखा हुआ, टॉर्च मारोगे क्या बनेगा, सर्किल। ऐसा रखोगे तो भी क्या बनेगा, लेकिन इसमें एरिया वेक्टर इधर होगा तो माइनस हो जाएगा, जबकि इसमें एरिया वेक्टर उधर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना प्रोजेक्टेड एरिया है, पाई आर स्क्वायर ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस में ना, और ये क्या होगा, E इनटू पाई आर स्क्वायर प्लस में, ये प्लस में होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। पक्का ना बच्चों? ये देखो ये माइनस, और प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा, कितना प्रोजेक्टेड एरिया होता है, E इनटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों प्रोजेक्टेड एरिया ध्यान दो, जो टॉर्च मारने से जो सर्किल 3D बनेगा क्या वहां पे दीवार पे, क्या बनेगा 2D ना, तो 2D क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है सबको? लेकिन दो लगा दोगे तो इसका प्लस माइनस और इसका जीरो हो जाएगा, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया प्रोजेक्ट एरिया, सामने वाले का प्रोजेक्ट एरिया इधर और पीछे वाले का प्रोजेक्ट एरिया उधर, दोनों मिलके क्या, जीरो। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस से बाउंडेड फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अगर वो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कोई भी क्लोज सरफेस, चाहे टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर कुछ भी, हमेशा क्या होगा, जीरो। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगी उतनी निकल जाएगी, तो जब घुसेगी तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है तो क्या होता है, नेगेटिव फ्लक्स, और बाहर निकलता है तो पॉजिटिव फ्लक्स। याद रहेगा? ये देखो क्लोज रहेंगे तो फ्रंट जो है कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, फ्रंट कितना, एक सिलेंडर को अगर सामने रख के अगर टॉर्च मारोगे तो इमेज क्या बनेगी, 2R इनटू L, एरिया बनेगा कि नहीं फ्रंट का, और इतना ही बैक का भी बनेगा, लेकिन फ्रंट का नेगेटिव और बैक का तो क्लोज होगा तो जीरो होगा, लेकिन क्लोज नहीं होता, केवल आधा होता तो 2R इनटू H एरिया हो जाएगा, प्रोजेक्ट एरिया इनटू E फ्लक्स हो जाएगा। समझे क्या बच्चों? 2R इनटू H इनटू E फ्रंट का, 2R इनटू H इनटू E बैक का। केवल एक का पूछे तो ये आ जाएगा, केवल बैक का पूछे तो ये आ जाएगा, दोनों पूछे तो जीरो हो जाएगा। कर लोगे? सब अच्छी तरह बताया है। यहाँ देखो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कौन है, ये गमला है। बच्चों को लगता है कि जैसे गमले का पीछे ये इसको काट दिया गया, कटा थोड़ी वो गमला कटा रहता है क्या पीछे से, तो क्या दिक्कत है, हमें लगता है जैसे वो कट गया। तो आंसर जब भी पूछता हूं तो बच्चे क्या बताते हैं, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बच्चे ऐसे बताते नहीं है भाई, अरे पाई R1 का स्क्वायर है क्योंकि पूरा का पूरा जा रहा है ना, और थ्रेड कर रहा है ना, ये भी सरफेस है इसको भी थ्रेड करेगा और ये भी सरफेस इसको भी थ्रेड करेगा, करेगा कि नहीं? तो क्या ये R2 माइनस करूं? लेकिन बच्चे बता देते हैं, गलती कर देते हैं, नहीं करना है। तो कितना हो गया, E इनटू पाई R1 का स्क्वायर, खत्म। याद रहेगा, R माइनस R2 नहीं, क्योंकि वो गमला वो भी तो बंद है ना, वो बॉक्स है, रख दिया क्या, हो गया। तो वो उसका है, किसका, चार्ज, पहला चार्जिंग का है ना। एप्लीकेशन नहीं, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, ये एप्लीकेशन है क्या, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक देखना पड़ेगा। हाँ ये देखो, फ्लक्स ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब है कि नहीं पता नहीं, पहले था तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो,
एक्स डायरेक्शन में ये बताता है कि किस डायरेक्शन में, और ये बताता है कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए एक्स के साथ वेरी कर रहा है, कभी कभी वाई के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, अपने कोर्स में ही है। क्या ये वो इंजीनियरिंग में भी शायद ना आए उतना, आजकल तो थोड़ा कम ही आ रहा है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसलिए ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, सही है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है और एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक कॉर्नर कहाँ पे है, ओरिजिन, फ्लक्स बॉन्डेड पूछा। अब बताओ, तो फ्लक्स बॉन्डेड के लिए हम क्या करें, बताओ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाली है तो क्या ये वाला एरिया को वो थ्रेड करके जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस एरिया को थ्रेड करेगा क्या, इस एरिया को, इस एरिया को, ये चार एरिया तो खत्म हो गए, यानी ये और ये चार एरिया साइड वाले खत्म, उसमें कोई फ्लक्स बॉन्ड नहीं, तो फिर बचा कितना, दो, एक इधर और एक इधर। अब इसका एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं, और उसका एरिया वेक्टर, और एरिया कितना, जो भी डायमेंशन दिया है, एल दिया तो एल इंटू एल, एल इंटू बी, जो भी, बोलो बच्चों। तो यहाँ कहीं समझ गए। अब बताओ, यानी अब हमें सबसे पहले इस पेज पे देखना है, इस पेज पे, तो जब इस पेज पे देखना है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना जरा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी कर रही है, एक्स के साथ, किसके साथ वेरी कर रही है, और इस पेज पे देखोगे तो एक्स कितना है उस पेज पे, जब एक्स इस हर पेज पे जीरो है, हर जगह पे एक्स क्या है, हर जगह पे एक्स अगर जीरो है तो एक्स को जीरो रखने पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई नॉट, कितनी आ गई, आई कि नहीं, बोलो बच्चों। अच्छा, जबकि दूसरा फेस ये है तो वहां पे जाओगे तब क्या होगा, वहां पे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पे जा रहे हो, मान लो डिस्टेंस एल, कितनी डिस्टेंस है एल, तो कितनी दूर जा रहे हो, एल डिस्टेंस, तो एल डिस्टेंस जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, हाँ ई नॉट प्लस एल, ये हो जाएगी ना, बोलो बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी आगे जाके, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई नॉट 1 प्लस एल इंटू एरिया, और ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है जो एरिया वेक्टर की, तब ये क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट बस इंटू एल स्क्वायर, हुआ ना, माइनस टाइम्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट 1 प्लस एल इंटू एल स्क्वायर प्लस टाइम्स, दोनों को प्लस करते कि माइनस, मेरे वर्ड समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, बस खत्म करते हैं, फ्लक्स हमेशा जुड़ेगा, अपने आप माइनस होना होगा तो हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स आएगा माइनस टाइम्स, ये देखो माइनस टाइम्स ई नॉट एल स्क्वायर, और उसका फ्लक्स आएगा प्लस टाइम्स ई नॉट 1 प्लस एल एल स्क्वायर, दोनों को तुम क्या करोगे, जोड़ोगे, फ्लक्स हमेशा जुड़ता है, लेकिन डायमेंशन नेगेटिव है तो अपने आप घट जाएगा, तो ये दोनों जोड़ोगे जोड़ोगे तो अपने आप माइनस हो जाएगा, समझे क्या, कर लोगे, कर लेना यार, आसान है इतना, हो जाएगा। अब ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, वेरिएबल का एक ही क्वेश्चन है वो रट लेना, ये भी एक फिर से कराया एक्स और वाई के साथ, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, उतना नहीं चाहिए तुम्हें, इंजीनियरिंग वाले होते तो मैं बता देता, कुछ खास नहीं है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एलिमेंट लेना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, उतना तुम्हारे में नहीं आएगा तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, एटलीस्ट रिवीजन में क्रैश कोर्स में तो नहीं करेंगे, हो गया। तो अगला क्या है, एप्लीकेशन, मुझे लगता है वो तो तुम लोगों ने डेरिवेशन किया होगा स्कूल लेवल पे, है ना, तो यही था मेन, अदरवाइज उसका वीडियो भी है मेरे पास, तो वीडियो अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, रहने देना इतना, केमिस्ट्री भी अगर क्या करना है तुम लोगों को, केमिस्ट्री का कुछ फायदा, आज तो क्लास है ना, केमिस्ट्री का तो क्लास है ना, सॉरी ये बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ने गए यहाँ पर, कितना चल रहा है, क्या चल रहा है इस समय केमिस्ट्री में, खत्म होने वाला है, बहुत बाकी है, 4 लेक्चर चाहिए, 4 लेक्चर